नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है फाइनली। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली बिहार एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसके फॉर्म ऑलरेडी फिल होना शुरू हो चुके हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स में जो पेपर 2 है क्लास 11th और 12th को पढ़ाने के लिए आपको जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, उससे पहले आपके पास बिहार में एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी हमें बात करनी है आप लोगों के साथ। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो होपफुली आप मेरी बात को समझेंगे। सिलेबस में क्या दिया गया है उसकी बात भी करेंगे, और कब से क्या चीज की शुरुआत हो रही है, एग्जाम कब तक होगा, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। जल्दी से इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या कुछ यहां पर बात होने वाली है और हम इसके लिए कौन से बैच को ज्वाइन करें जिससे कि ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो जाए। हम उस बारे में बात कर रहे हैं जल्दी से। देखो, पहले आप ये समझ लो कि अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन के तौर पर ही आया था। पहले आपको ये पता है कि अगर आप बिहार के स्टेट की बात कर रहे हो, अगर पेपर 1 दे रहे हो यानी कि क्लास 9th और 10th के लिए जो पेपर 1 है, आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए, ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप पेपर 2 की बात करें, जिसकी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, यानी इकोनॉमिक्स कैटेगरी में, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही आप जानते हैं इसके लिए बीएड आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आप लोगों को पता है कि सर यहां पर एक परीक्षा रहेगी, 150 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है, 150 ही प्रश्न होने वाले हैं, 150 मिनट में ही आपको, यानी कि 2.5 घंटे के समय में ये पूरा पेपर आपको देना है। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करना है, 150 अंक के लिए, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपके पास सीबीटी फॉर्म में। और इसके आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं 17 अगस्त से। 17 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन 31 अगस्त 2026 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी फी है वो आप पे कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या दोनों ही पेपर ट्राई कर रहे हैं तो दोनों के लिए भी जा सकते हो। लेकिन फिलहाल जो भी आप करोगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि सर इसे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और कई बार हम इसको लेकर ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो हम सारे ट्राई करेंगे। ऑब्वियस है सारे ट्राई करना, लेकिन सिर्फ ट्राई नहीं करना, अपना बेस्ट ट्राई करना है, तो पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, वो कंटेंट भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर कोई चांस ले रहा होगा। और कई बार कुछ लोग जो तुक्के में ही सही, लेकिन कुछ सवाल वो सही कर जाते हैं, शायद नॉलेज ना हो लेकिन वो क्वालिफाई होने के चांस बन जाते हैं उनके भी। और हर एक क्वेश्चन 1 अंक का ही होने वाला है, सारे मल्टी चॉइस यानी एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। और इसमें आपको अगर सामान्य वर्ग से आते हो तो आपको 50% अंक, यानी इस 150 में से 75 अंक आपको लाने पड़ेंगे, तब आपका ये एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। पिछड़ा वर्ग से आते हैं 45.5% लेकर आएंगे इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5 लेकर आने होंगे परसेंट में। अनुसूचित जाति जनजाति एससी या एसटी से आते हैं तो 40% अंक लेकर आएंगे इसमें क्वालिफाई होने के लिए। दिव्यांग भी और महिला भी 40% अंक लाएंगी तो क्वालिफाई होंगी। सवाल ये कि सर इस बार हम बात क्योंकि इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, हम जो एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो ही, क्योंकि आगे चलकर बीपीएस टीआरई 4 का एग्जाम, क्योंकि टीआरई 4 नोटिफिकेशन एक बार चेक करते हैं हम लोग, उसमें इस बार वाले स्टेट वालों को तो होपफुली नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं इसके, अभी एग्जाम नहीं हो रहा। देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होगा। लेकिन जो कर रहे हैं वो चाहे नेक्स्ट टाइम के लिए करें, और एग्जाम जो बिहार में होते हैं उसकी बात करेंगे। तो हमें ये क्वालिफाई तो करना ही है जिन्होंने नहीं किया अब तक, जो टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम बैच की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे बात कर लेते हैं सर, इसका जो सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है, तो वो जो सिलेबस है उसमें फिलहाल कोई बड़ा बदलाव आप देखो नहीं हो रहा है। वो जो सिलेबस है आपके पास, उसमें बात यूनिट 1 की हो रही है। यूनिट 1 यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो आएगा आपके पास। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर आप देखेंगे, जो डेफिनेशन एंड स्कोप सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो आएंगे सारे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, पीपीसी कर्व के बारे में भी होगा। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच जो दी गई है यूटिलिटी की, इसमें एक में यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं और एक में नहीं करते, हम उस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन साथ ही प्रोड्यूसर सरप्लस, डेट वेट लॉस, ये सारा कुछ कवर हो जाता है उसमें। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट का लाइन के बारे में,
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन के लॉज होते हैं, शॉर्ट रन के अंदर अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, लॉन्ग रन दीर्घ काल में उसी को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हो, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट हो हमारे सारे। उसी के साथ हम देखिए यहां पर मार्केट के बारे में बात हो, जो डिफरेंट टाइप्स की मार्केट है हमारी, उस बारे में कोई बात हो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, देख ले इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म और इंडस्ट्री कैसे निकलता है, मोनोपोली क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कीमत विभेद पढ़ते हैं आप हिंदी में इसे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, क्रोनो मॉडल, किंग डिमांड कर्व जो पॉल स्वीजी का दिया हुआ डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यूनिट 5 में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात हो गई, यानी प्रोडक्शन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, रेंट थ्योरी, क्वासी रेंट थ्योरी, मॉडर्न रेंट थ्योरी हो गई। अब देख सकते हैं यहां पर इंटरेस्ट की थ्योरी हो रही है, वेजेस डिटरमाइन करने की थ्योरी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी, ये वेजेस के अंदर ही आती है एक्चुअल में, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व जो लेबर का है, प्रॉफिट्स की थ्योरी, और ये सारी थ्योरी जो प्रॉफिट की है वो सारी की सारी आएंगी। इसी के बाद आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है, जिसके अंदर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, जिसमें हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल करते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, उनके फॉर्मूलाज के बारे में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कीन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर के बारे में, ये सब ऑटोमेटिकली रिलेट कर ही जाता है सारी चीजों के साथ। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में देखो यहां लिखा है कि महंगाई कैसे आती है, महंगाई कैसे बढ़ती है, उस बारे में बात हो रही है। इसी तरह से बात मनी की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, जो अलग अलग जैसे फिश पर थ्योरी दी गई है, बहुत सारी हैं, उनमें फिशर की थ्योरी भी आती है, उसमें आप देखेंगे आगे चलकर जब पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में, पीगू की थ्योरी भी है, मार्शल की थ्योरी भी है, फ्रेडमैन की थ्योरी भी है, सब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, केनेजियन थ्योरी है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर सवाल है, बैंकों को लेकर, आरबीआई को लेकर, कमर्शियल बैंक, उनके फंक्शन को लेकर, यानी जो जनरली एक पीजीटी लेवल का सिलेबस होता है वही सिलेबस, क्योंकि ये भी तो 11th 12th की ही बात कर रहा है ना, ये भी तो बात पीजीटी की ही कर रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए पब्लिक प्राइवेट गुड्स के बारे में है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में है, वाइजमैन पिकॉक थ्योरी के बारे में, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी यानी सामाजिक सुरक्षा लाभ के बारे में बात हो रही है। और इसके बाद टैक्स के नियम हैं, टैक्स से सिद्धांत आते हैं, उसके टाइप के बारे में आते हैं, टैक्स की शिफ्टिंग के बारे में बात है, पूरा इंडियन टैक्स सिस्टम, फाइनेंस कमीशन जो 16वां है अब उसको भी शामिल किया गया इसमें, ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि लगभग आपको कुछ भी यहां देख लें तो जो एक इकोनॉमिक्स की बात हम करते हैं ना सर, ये 100 क्वेश्चन आप जानते हैं क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स से होने हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है, पब्लिक फाइनेंस भी है इसके अंदर, माइक्रो मैक्रो भी है इसके अंदर, और इसी के अंदर आप देखेंगे आगे स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन तो ऑलरेडी रहता ही है इसके अंदर। ये इंडियन इकोनॉमी की पूरी फीचर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है इश्यू कंसर्निंग इकोनॉमी ऑफ बिहार, यानी बिहार की इकोनॉमी पर भी कुछ सवाल होंगे आपके, यानी आप ये मानकर चलिए कि आप 100 क्वेश्चन की जो इकोनॉमिक्स कर रहे हो उसमें आप बिहार का जो स्टेट रहा है 2023 का, 2024 का, 2025 का, जब आप उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो पीवाईक्यू फॉर्म में आप देख रहे हो तो वहां कुछ कुछ सवाल हर पेपर में बिहार की अर्थव्यवस्था पर रहेंगे, और ये कुछ सवाल भी इंपॉर्टेंट है, हम इनको भी करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ये भी करना है हमें, और ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारे पास रहता है। और इसी के अंदर देखो क्वांटिटेटिव यानी कि स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी वाला जो मेथड आपके पास है वो पूरा आ जाता है। ये सब कुछ कर लेते हैं जब आप, तो आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के एबल हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। ये पूरा सिलेबस यानी इसमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है बात यहां पर। और साथ ही आपको याद रखना है इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन जो रहते हैं, उन 50 की बात करें तो उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के जो हैं, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको आप यानी पढ़ाने का तरीका जो रहेगा उसके 30 क्वेश्चन, और बाकी स्किल जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट वगैरह के क्वेश्चन भी रहते हैं 20, यानी कि 50 ये और 100 वो, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन में आपको ये एग्जाम देना है। 2.5 घंटे में ये सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो टाइम को लेकर तो कोई बड़ा कंसर्न इसमें नहीं होता है। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये थोड़ा अच्छा भी है लेकिन कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई बस किसी भी प्रकार से कर रहा हो तो नॉलेज के साथ करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो नॉलेज के साथ करोगे तो कॉन्फिडेंस में रहेगा सब कुछ, और
ऑब्वियस है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो ये सब कुछ आपको करना। अब सवाल ये है कि सर इस पूरे सेगमेंट को करने के लिए क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हमने कंटेंट पढ़ा हुआ या पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती। और आजकल जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है ना, एक्चुअल में आपको बताऊं, पेपर को डिजाइन करने में, पेपर को तैयार करने में एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। इसीलिए आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, उस एआई को बीट करने वाली, कि अगर कुछ सवाल एआई से बना दे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत है, आप उसमें राइट रॉन्ग कुछ भी है तो उसकी बात कर सकते हैं। देखो यहां पर ही आप पूछेंगे बिल्कुल कि सर ये सारा सिलेबस हमें चाहिए और हम कम से कम टाइम में इस सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो हमें एग्जाम देना है इसका, और कम टाइम में ही हमें सब कुछ करना है। तो देखो ये बैच बेसिकली यूपी पीजीटी नाम से जरूर है, लेकिन जो बिहार एस्टेट का जो आपको मैंने सिलेबस दिखाया, जो सिलेबस पर आपका पेपर रहता है और उसके अलावा पीवाईक्यू कराए मैंने आपको, उन पीवाईक्यू जो मैं करा रहा हूं यूट्यूब पर भी, उनसे भी आपको ये मिलता है आइडिया कि ये सारे क्वेश्चन एक जनरली पीजीटी लेवल के हैं। और ये आपके पास जो बैच है इसके अंदर हमने आपको थ्योरी क्लासेस दी है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो याद रखना इसमें 100+ क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, और अगर ये 100+ क्लासेस अगर आप कर लेते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में होने का बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक दिन में 3 क्लास का एवरेज लेकर, 2 क्लास का, 4 क्लास का एवरेज लेकर आप जल्दी से इस एवरेज की तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइव जो है वो प्रैक्टिस क्लासेस मिल रही हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें लाइव, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने चैप्टर वाइज पढ़ते समय भी प्रैक्टिस की होगी, यानी वो जो थ्योरी क्लास आप कर रहे होगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होगे, उसमें भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसमें भी आपको प्रैक्टिस कराई है चैप्टर के साथ। लेकिन यहां जो प्रैक्टिस हो रही होगी वो एडवांस लेवल पर लाइव प्रैक्टिस हो रही होगी आपकी, जो इजीली हम कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस हम स्पेशली बिहार स्टेट के पीवाईक्यूज जो है वो भी अवेलेबल कराएंगे। इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर जो पॉइंट उसने दिया कि कुछ सवाल आप मान के चलिए 4-5 सवाल सिर्फ बिहार की इकोनॉमी पर बेस्ड हो अगर, तो उनको भी हमें करना है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल कराएंगे आपको। थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस, एनसीईआरटी की भी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि बिहार के हर एग्जाम में एनसीईआरटी का बड़ा रोल रहता है वो, और ये पूरा मिलेगा जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसी के अंदर एक सेगमेंट होगा बिहार की अर्थव्यवस्था, उसको भी ऐड करेंगे अलग से, और उससे फायदा आपको एस्टेट वालों को हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कहता नहीं मुझे एक ही तैयारी करनी है एस्टेट के लिए भी और टीआरई 4 के लिए, तो उसका भी बैच अवेलेबल था वैसे, लेकिन वहां 5 ऑप्शन के साथ है। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा पहले एस्टेट क्वालिफाई हो जाए तो फिर आगे चल के टीआरई 4 की बात करें, या टीआरई 5 की फ्यूचर की बात कर रहे होंगे तो पहला टारगेट एस्टेट को क्वालिफाई करना है, तो उसी लेवल की प्रैक्टिस करें। 4 ऑप्शन के साथ ही होना है, उसी के साथ लेकर चले, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर सीधा क्लिक करेंगे तो आप बैच में बाय नाउ पर जाएंगे, 799 जस्ट पे करेंगे, और एस्टेट के लिए बेहतरीन तैयारी आप लोग मेरे साथ करेंगे। आपकी हर एक क्लास सेव रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है। जो लाइव क्लासेस हुई हैं आपकी अभी 2-3, उन क्लासेस को भी आपको यहां सेव, हर क्लास सेव रहेगी अगले 1 वर्ष तक। आप उन कंसेप्ट के माध्यम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो कोई समस्या, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होने वाली। तो एस्टेट का फॉर्म फिल करिए सबसे पहले। पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूं, यानी 11-12 की बात, इकोनॉमिक्स की कर रहा हूं। ये पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आप आसानी से तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, और इस बार सिलेक्शन आपका, यानी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।